साथियों, हम लोग बहुजन समाज में फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज 21 सितंबर 2020 में आज हमारा 107वां दिवस है बहुजन समाज में। और आप सबको हम लोग पेरियार की जयंती के दिन हम लोगों के अन्य कार्यक्रमों में हम लोगों ने पेरियार को याद किया ही, लेकिन आज सोचा कि उस दिन तो 17 सितंबर को एक बेरोजगार दिवस मनाया गया था और मोदी जी ने भी डिक्लेयर किया था कि उनकी भी जन्मतिथि वही है। बहुत सारे युवकों ने रास्ते पर आके उस दिन बेरोजगार दिन मनाया और पेरियार जयंती भी बहुत सारे लोग मना रहे थे। तो हमने सोचा कि हम आज पेरियार जयंती के अवसर पर पेरियार जी को याद करते हैं। और पेरियार एक इस तरीके की शख्सियत का नाम था कि उस शख्सियत ने अपनी पूरी जिंदगी जीते हुए कभी भी समझौता न करते हुए बहुजन विचारों को अपनी पूरी राजनीति में भी ढाल दिया। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि पेरियार के कारण दक्षिण में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम और एक बहुत ही सशक्त बहुजन नीति, राजनीति, रणनीति उभर कर आई, जो कि आप हमको दक्षिण से थोड़ा ऊपर आते हैं तो महाराष्ट्र में भी नहीं दिखाई देती है, जहां फुले अम्बेडकर है, जहां शाहू है। लेकिन हम देखते हैं कि पेरियार की जगह पे जाति निर्मूलन का प्रयास अंबेडकर जी को लेकर बहुत सशक्त तरीके से उभरा भी, चला भी। और हालांकि तमिलनाडु में शंकराचार्य से लेकर नंबूद्रिपाद ब्राह्मणों से लेकर जो जिस तरीके का एक पूरा परिवार ब्राह्मणवाद और शास्त्र को लेकर शास्त्रार्थ कर रहा था, उसको टक्कर देने वाले पेरियार लगातार जिंदा रहे। तो आज हमें देखने की जरूरत है कि इस तरीके से पेरियार द्रविड़ भूमि पर, सदन भूमि पर यानी दक्षिण में कैसे जिंदा रहे, और ये क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या पूर्वांचल या पूर्व और पश्चिमी राज्यों में हम लोगों को पेरियार जैसी शख्सियत का होना न होना आज हमें दिखाई देता है कि अभी भी योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हो, आज दलित कोई जूता पहन के भी गया है और जूता पहन के अगर थोड़ा भी शास्त्रार्थ करने की कोशिश की, थोड़े आर्ग्यूमेंट भी किए, तो उनको जूते से पानी पिलाया जाता है या फिर उनके ऊपर मौत मंडराती है, या कितने सारे दलितों की हत्या की जाती है, कितनी सारी बहुजन भगिनी जो है बहनें हैं वो फांसी पर लटकाई जाती है अगर उन्होंने थोड़ा भी विद्रोह किया। आदिवासी महिलाओं ने अगर आवाज किया तो आज उनके ऊपर एसिड फेंका जाता है। तो इस तरीके की जो पूरी भद्दी हरकतें जाति और जमात के नाम पर की जा रही है या सांप्रदायिकता के नाम पर की जा रही है, क्या हमारे साथ पेरियार होते तो इस तरीके से हमारे यहाँ कुछ अलग तरीके का माहौल होता और हमारी चेतना में कुछ फर्क पड़ता, इसको भी देखने की जरूरत है। आज हमारा विषय है पेरियार की जीवनी और उनका राष्ट्रीय योगदान। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारा तुलाराम अठिया जी है, जबर सिंह वर्मा जी है, नागेश चौधरी जी है, डॉक्टर सुनीलम भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे ही, और हमारे साथ तमिलनाडु से भी गीता भी जुड़ेगी। आज मैं नागेश चौधरी जी का स्वागत करती हूँ बहुजन समाज की हमारी टीम की ओर से, और जिंदाबाद कहती हूँ, जय भीम जिंदाबाद। और जिस तरीके से बहुजन विचारक और प्रचारकों का आज हम लोग विचार कर रहे हैं, तो उसको लेकर एक छोटी सी बात रखती हूँ, फिर उसके बाद नागेश जी बात करेंगे। पेरियार के बारे में गांधी और पेरियार का एक संवाद बहुत प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे अछूत जो है वो हिंदुइज्म का भाग नहीं लगता है, हिंदुत्व का वो एक बहुत ही गंदी प्रथा है जिसको हमें निकालना होगा। तब पेरियार और गांधी जी का जो संवाद है उसमें पेरियार कहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि अछूतपन या अनटचेबिलिटी ये हिंदू धर्म का भाग है और इसलिए हिंदू धर्म पूरा का पूरा नष्ट हो। गांधी कहते हैं क्यों? पेरियार कहते हैं क्योंकि हिंदू धर्म जैसा कुछ धर्म है ही नहीं। गांधी कहते हैं नहीं, हिंदू धर्म तो है,
फिर पेरियार कहते हैं ये तो ब्राह्मणों ने फैलाया हुआ भ्रम है। गांधी जी कहते हैं सभी धर्म ऐसे हैं। पेरियार कहते हैं नहीं नहीं, अन्य धर्मों को अपना खुद का इतिहास है, अपने आदर्श है और कुछ मूल्य तत्व है जो लोगों ने स्वीकार किए हैं, जबकि हमें हिंदू धर्म में ऐसा कुछ दिखता नहीं। तो गांधी जी कहते हैं क्या सचमुच इस तरीके से हिंदू धर्म में कुछ नहीं है? तो पेरियार कहते हैं क्या बताया, ऐसी कोई संहिता या साक्ष्य आप दे सकते हो कि जो हिंदू धर्म की हो? ब्राह्मण, शूद्र और पंचमा के सिवा आप कोई देख सकते हो? ब्राह्मण क्षेत्र और श्रेष्ठ और शूद्र और पंचम ये सबसे हीन, इस तरीके की जो नीति है वो ब्राह्मणवाद की नीति होने वाला हिंदू धर्म आप कैसे स्वीकार कर सकते हो? तो अंत में जब इस संवाद का अंत इस तरीके से है कि उन्होंने, गांधी जी कहते हैं अन्य धर्मों के बारे में आपने जो बात कही वो शायद सच हो सकती है, लेकिन हिंदू धर्म को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो पेरियार कहते हैं आप ऐसे कैसे कह सकते हो, कौन स्वीकार करेगा और क्या आप उसके संस्थापक होंगे? तो गांधी जी कहते हैं आपने कहा वो भले ही सत्य हो और हिंदू धर्म जैसा शायद कुछ अस्तित्व में नहीं भी हो, लेकिन मैं ये मान्य करता हूं कि कोई संहिता नहीं है, लेकिन इसीलिए हिंदू संबोधित करने का मतलब सामान्य तौर पे कुछ आदर्श हमें निर्माण करने चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि बाकी अन्य धर्मों के का इतिहास है और हिंदू धर्म को अच्छी दिशा ले जाने के लिए हमें इतिहास बनाना पड़ेगा, जैसे क्रिश्चियनों ने बाइबल और यीशु क्रिस्त के कहने के अनुसार चलना है, मुसलमानों ने मोहम्मद पैगंबर और कुरान के निर्देश को मानना है, उसी तरीके से हमें ये करना पड़ेगा कि हिंदू भी हिंदू धर्म के तहत आने वाले मूल्यों को लेकर बात करें। पेरियार कहते हैं ये हो ही नहीं सकता है, जो आत्मकेंद्री हिंदू है वो आपको ये सब करने ही नहीं देंगे। और फिर इस संवाद को लेकर खत्म यहाँ होता है कि गांधी जी कहते हैं कि आपको तो ब्राह्मणों के बारे में बहुत हेट्रेट है, तो वो कहते हैं ब्राह्मण आपको परिवर्तन करने नहीं देंगे, आपके साथ वे संघर्ष करेंगे क्योंकि आप उनके हित विरोधी काम कर रहे हैं। आप जिस हिंदू धर्म के बारे में प्रयास कर रहे हैं वो ब्राह्मण आपको बख्शेंगे नहीं। और बात सच निकली, नौखाली में जब गांधी जी गए तो एक गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। तो ये संवाद जो है, उस संवाद को लेकर हमें पता चलता है कि गांधी जी और पेरियार के बीच में जो संवाद हुआ था, उसके बाद आपको दिखता है कि पेरियार जी ने फिर गांधी जी के साथ वो थे, लेकिन उन्होंने फिर अपना रास्ता अलग किया और उन्होंने कहा कि मैं अम्बेडकर के साथ मैं जुड़ता हूं। और आज आपको दिखाई देता है कि जब 2014 से एक राज आया, मोदी का राज जिसको कहा जाता है, शाह का राज या स्मृति ईरानी का, तब आईआईटी मद्रास में या HCU में, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अंबेडकर पेरियार स्टूडेंट सर्कल हो या अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन हो, इन सबको बैन किया गया। तो पेरियार ने कहा था कि अंबेडकर उनके भी लीडर है। तो ये बहुत समझने जैसी बात है। आइए आज समझते हैं पेरियार को। और आज मैं नागेश चौधरी जी को अनुरोध करती हूँ कि वो उनका वक्तव्य शुरू करें। पेरियार रामास्वामी के बारे में जो आपने संवाद शुरू किया है उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। पेरियार रामास्वामी जी का जन्म 1879 में हुआ है और उनका उनका जो माता पिता थे वो अच्छे थे आर्थिक दृष्टि से, और उनका जो बचपन था वो भी धार्मिक थे। पहले शुरू में उन्होंने गया, काशी वगैरह की यात्रा भी की थी, मगर उनको जब दिखा कि ये सब यात्राओं की ठिकान जो है वहाँ अंधश्रद्धा और ऐसा कुछ ठीक नहीं है, तो उनका मन उबक गया और फिर वो उसके बारे में उनके मन में एक घृणा सी पैदा हो गई कि धर्म क्या है, जात क्या है। तो उनका जो पहली शुरुआत थी, ये समझना चाहिए कि तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी 1917 से जस्टिस पार्टी की स्थापना हुई थी, और जस्टिस पार्टी नॉन ब्राह्मीण पार्टी थी। उन्होंने वो सब जो नॉन ब्राह्मीण थे तमिलनाडु के, उनके न्याय के लिए, उनको समानता मिलने के उन्होंने आंदोलन चलाया था। और बाद में वो 1925 में उसका बंद हो गए वो जस्टिस पार्टी, और
ये जो थे हमारे राम पेरियर जी, वह पहले तो कांग्रेस में उन्होंने प्रवेश लिया था 1919 में, और बाद में उनको ख्याल में आया कि कांग्रेस पार्टी भी ब्राह्मणवादी पार्टी है, ब्राह्मण उसमें होता है, दिखता है उनको, और वो जो सोचती नहीं, इसलिए उन्हें 1925 में कांग्रेस से भी इस्तीफा अलग हो गए। फिर वो पेरियर जी जस्टिस पार्टी में शामिल हुए, जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष भी हुए, और जस्टिस पार्टी बंद होने के बाद द्रविड़ कज़गम चला। वो जो द्रविड़ कज़गम था, वो द्रविड़ जो तमिलनाडु यानी द्रविड़ों का स्थान है, और वहाँ द्रविड़ों की संस्कृति है वो अलग है, ब्राह्मणी संस्कृति से अलग है, वहाँ जात पात नहीं है। वो पहले से, अगर ब्राह्मणों ने आक्रमण करके, उन्होंने बताया कि राम ये आर्य आक्रमण का देवता था, तो फिर उसके कारण तमिलनाडु में आर्यों का आक्रमण हुआ, और वहाँ जो जाति प्रथा नहीं थी, वहाँ जाति प्रथा ब्राह्मण वर्चस्व प्रस्थापित हुआ। तो इसके लिए जो फिर डीके जो मूवमेंट थी तमिलनाडु में, वो उनकी प्रस्तावना ही फिर रामास्वामी ने की थी, और उसको उन्होंने उसके जरिए, द्रविड़ कज़गम के जरिए बहुत सारे सामाजिक भेदभाव के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाए। उन्होंने समझा था कि ये जो अंधश्रद्धा है, भगवान को मानने वाले लोग हैं, ये लोग देश का भला नहीं कर सकते, समाज का भला नहीं कर सकते। सबसे ऊपर वो, सबसे उनका जो ध्यान था वो जाति व्यवस्था के खिलाफ था। वो बोलते थे कि यहाँ हमको शूद्र बनाया है ब्राह्मणों ने, तो हम शूद्र कैसे है, शूद्र यानी इलिजिटिमेट हो जाते हैं उनको। इसलिए उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया। दूसरा, उन्होंने जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है, स्व स्वाभिमान आंदोलन, उन्होंने तमिलनाडु में शुरू किया। सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स वी आर ये जो हम स्वतंत्र है, हमारा एक स्वाभिमान है, हम किसके गुलाम नहीं है, ऐसी भूमिका लेकर उन्हें वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई कि उसको बहुत बड़ा साथ मिला लोगों का। उन्होंने 1920 इसमें 47 में शायद उन्होंने स्टेट की पूरे राज्य में सेल्फ रिस्पेक्ट परिषद ली, और वो कई सारी परिषदें हुई, और लोग उनके नजदीक आने लगे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में। तो ये भी उनका एक बड़ा था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट यानी स्वाभिमान मूवमेंट, वो कि हम किसके नीचे नहीं, हम हमसे कोई ऊपर नहीं, हमसे कोई नीचे नहीं है। ये जो समानता की भावना थी, वो समानता की भावना उन्होंने वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के जरिए लोगों में देने का बहुत बड़ा काम किया है। और दूसरा उनका बहुत बड़ा काम ये भी था कि जो महिलाएं थी, स्त्री का प्रश्न उन्होंने लिया था, जो कि इस देश में सब स्त्रियों को शूद्र माना जाता है, नीच माना जाता है, और उनका कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। तो उन्होंने स्त्री सम्मान की बात कही थी। उन्होंने स्त्रियों को भी समान अधिकार होना चाहिए, ऐसी बात कही थी। और जो विधवा लोग होती है, जो जिनके पति मर जाते हैं, उन विधवाओं का भी उन्होंने सम्मान किया। जो भी शादी में अभी देखते हम पूरे भारत में देखते हैं कि विधवा जो हो जाते हैं, जिसका पति नहीं रहता, उस स्त्री को शादी में बुलाते नहीं और आने नहीं देते। तो उन्होंने ऐसा काम किया था कि विधवाओं के हाथ से ही शादी लगाना। ये पूरे पूरे देश, पूरे दुनिया में, पूरे देश में ऐसा नहीं होता था। तो ये बहुत बड़ा धक्का था ब्राह्मणवादी संस्कृति को। तो इसलिए उन्होंने ये जो काम नहीं चलते थे, उसके खिलाफ उन्होंने अपना आंदोलन किया था। स्त्रियों को समानता देना चाहिए, ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था। तो इसलिए हमको दिखता है कि उन्होंने फिर वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हो या द्रविड़ कज़गम, उन्होंने और सारी बातें कही कि अंधश्रद्धा के खिलाफ सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए हम में, और हम किसी के गुलाम नहीं हैं। अंधश्रद्धा के
खिलाफ भी उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन, रैशनलिस्ट मूवमेंट जिसको बोलते हैं, कि उनका आज भी रैशनलिस्ट नाम का एक मैगजीन निकलता है। उन्होंने मीडिया भी अभी देखते हैं कि विद्युत नाम का एक उनका डेली है। ऐसे बड़े बहुत सारे उन्होंने समाज को अपनी तरफ खींचने के लिए, समानता लाने के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए, स्त्रियों के लिए किए। और जो बोलते हम कि पूरी जाति व्यवस्था, दूसरा एक उनका और ऐसा कि नो गॉड मूवमेंट, वो यहाँ हम भगवान को मानते हैं, उन्होंने भगवान के खिलाफ, भगवान नहीं है ऐसे इसका इडविन इल्ले, गॉड इल्ले यानी देयर इज नो गॉड, ऐसा एक भूमिका उन्होंने दी थी। और जो बोलते हैं कि जिन्होंने गॉड का, भगवान का शोध किया है वो मूर्ख है, जो भगवान की पूजा करते हैं वो स्काउंड्रल्स है, और जो जिन्होंने जो भगवान की पूजा करके सब ये करते वो स्काउंड्रल्स है, ऐसी भगवान के खिलाफ उन्होंने घोषणाएं तैयार की थी। और वो उस घोषणा के कारण हम देखेंगे तमिलनाडु में एंटी गॉड मूवमेंट आज भी चल, आज वहाँ जो के वीरमणि अध्यक्ष है बीके के, द्रविड़ कजगम के, वो भी वही आंदोलन चला रहे हैं और जातीय समानता के लिए और रिजर्वेशन के। ऐसा है कि 1921 में तमिलनाडु में रिजर्वेशन था, बाद में वह रिजर्वेशन ये जो अपने संविधान लागू होने के बाद वो फंडामेंटल जो राइट्स है 15वां जो कलम है उसमें देयर कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट एंड रेस वगैरह, ऐसा एक मुद्दा है। तो उसको निरस्त कर दिया गया था 1951 में। दास नाम का सुप्रीम कोर्ट का जज था, एक ब्राह्मण लड़के ने उस कलम का आधार लेकर 15 का कलम नंबर 15 आर्टिकल 15 का आधार लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में गया, और दास नाम का जो जज था सुप्रीम कोर्ट में, उसने तो तमिलनाडु का जो आरक्षण था नॉन ब्राह्मीण लोगों के लिए, जो कि यानी जस्टिस पार्टी के कारण भी शुरू हुआ था, वह निरस्त हो गया 1951 में। तो उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन तमिलनाडु में द्रविड़ कजगम और पेरियर रामास्वामी के नेतृत्व में हुआ। वो इतना बड़ा आंदोलन था कि नेहरू को उसकी लेनी पड़ी, ज्ञान लेना पड़ा उसका 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 जो ये था तमिलनाडु में जो प्रभाव था उस आंदोलन का, वो जो आरक्षण खत्म नहीं हुआ था उसका। तो फिर पहली जो घटना दुरुस्ती है संविधान में, पहली जो दुरुस्ती है 1951 में हुई, उसका कारण ये तमिलनाडु का जो आंदोलन था, पेरियर रामास्वामी का आंदोलन था। और ये जो 15 कलम, आर्टिकल 15 में जो चौथी जो उपकलम है वो बनाने को जो घटना दुरुस्ती के कारण बना, और उसी के जरिए फिर ओबीसी को आरक्षण मिलना शुरू हो गया। फिर नेहरू को कालेलकर कमीशन लागू करना पड़ा, अपॉइंट करना पड़ा। और ये बात आपको हमको मालूम है कि कालेलकर कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो नेहरू ने लागू नहीं की, किसी ने लागू नहीं की। बाद में हम देखते हैं कि मंडल कमीशन वगैरह, ये सब देन जो है ना, ओबीसी का आरक्षण शुरू होने का जो सिलसिला है वह पेरियर रामास्वामी के आंदोलन के कारण हुआ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उस फिर वो जो संविधान के दुरुस्ती थी उसको सपोर्ट किया था, और ओबीसी का आरक्षण का जो मार्ग है वो खुला हो गया था। तो ये देखता है कि आरक्षण के बारे में भी इनकी जो भूमिका है बहुत बड़ी भूमिका है थी, और उसी के कारण हम आज देखते हैं कि उसी का प्रभाव है। फिर द्रविड़ कजगम में जो अन्नादुरई नाम के उनके साथ थे, उन्होंने कुछ मतभेद उनसे हुए पेरियर रामास्वामी जी से, और उन्होंने फिर डीएमके नाम की पॉलिटिकल पार्टी निकाली। वैसे इनकी भूमिका थी पेरियर रामास्वामी पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल पावर से कुछ होता नहीं, क्योंकि सामाजिक समता जब तक आती नहीं है, कोई ब्राह्मण हो या कोई अछूत हो या कोई शूद्र हो, ये व्यवस्था जब तक खत्म नहीं होती तब तक पॉलिटिकल पावर से कुछ नहीं होता, वो समाज व्यवस्था बदलती नहीं है। इसलिए वो पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ थे, बोलते कि सोशल पावर बड़ा करो, बाद में पॉलिटिकल पावर हाथ में लो, ऐसी उनकी मान्यता थी। तो इसलिए वो फिर
जो उनका अन्नादुराई का वो 1967 में उनकी सत्ता आ गई, वो मुख्यमंत्री बन गए। उनका बनती नहीं थी कुछ दिन के लिए, कुछ सालों के लिए, मगर सत्ता आने के बाद वो अन्नादुराई उनके पैर छुए, उनके पास गए और उनकी प्रार्थना की, और जो भी निर्णय लिए अन्नादुराई ने, वो सब उनके गाइडेंस भी लिए। और उनका जो जन्मदिन था, उस जन्मदिन उनको उस दिन उनका जो कानून थे, वो कानून बदलने लगे। तो जो पेरियार रामास्वामी ने बोला था कि ब्राह्मणों के हाथ से शादी नहीं होनी चाहिए, वो कानून गलत ठहराया गया था अन्नादुराई के पहले। तो फिर अन्नादुराई ने वो कानून लागू किया कि नो ब्राह्मण इज रिक्वायर्ड फॉर मैरिज सेरेमनी। तो ये जो तमिलनाडु में पेरियार रामास्वामी का इतना महत्व था कि उनसे डिफरेंस होने के बाद भी उनको गुरु मानने वाले राजकीय नेता थे। फिर उनके बाद करुणानिधि की सत्ता आई, जयललिता की सत्ता आई। सिर्फ जयललिता हो या करुणानिधि हो, सबने पेरियार रामास्वामी का जो भूमिका थी सामाजिक समता की और ब्राह्मणवाद के खिलाफ की, वो भूमिका उन्होंने चलाई है। वो तो जयललिता बोलती थी कि आई एम विद द द्रविडियन कल्चर। वो ब्राह्मण थी, फिर भी उसने पूरा पेरियार रामास्वामी की जो भूमिका थी उसके बाजू में काम किया। तो इनका प्रभाव पेरियार रामास्वामी का था कि आज भी हम देखते हैं कि तमिलनाडु में जो सत्ता है, वहाँ बीजेपी या कांग्रेस अभी अभी तक नहीं चल रही है। 1969 से आज 2020 तक हम देखते हैं कि जो कल्चरल माइंडसेट, कल्चर रिवॉल्यूशन पेरियार रामास्वामी ने बोई है वहाँ उसमें तमिलनाडु में, उसका नतीजा हम आज भी, उसका प्रभाव हम आज भी देखते हैं। वैसे तो हमारे के वीरमणि तो द्रविड़ कज़गम के आज के प्रमुख है। उनको हमने मंडल कमीशन के एक कार्यक्रम में बुलाया था नागपुर में। तो उन्होंने बताया था हमको बाद में कि वैसा हम देखे, हम तो बोले महात्मा फुले के सुले से प्रेरणा लेकर तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी और द्रविड़ कज़गम की मूवमेंट चली। तो ऐसा देखते हैं कि महात्मा फुले की प्रेरणा लेकर अगर पेरियार रामास्वामी जैसा व्यक्ति मतलब तैयार होता है, वहाँ जो मूवमेंट होती है। मगर हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में फुले हो गए, अम्बेडकर हो गए, मगर यहाँ उतनी कल्चरल रिवॉल्यूशन नहीं हुई। ये भी बड़ी खेद की बात है। तो हम देखते हैं कि अब जब तमिलनाडु में पेरियार रामास्वामी जी का जो आंदोलन था, वह आंदोलन अभी तक जारी है। और उनका जो आंदोलन था, वो आंदोलन और उनकी जो भूमिका थी, उन्होंने भाषा के बारे में भी अपनी भूमिका बताई। वो बोलते थे कि संस्कृत हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज, हम संस्कृत को नहीं आने देंगे। संस्कृत, कोई भी संस्कृत का जो ग्रंथ है, उसमें सभी ग्रंथों में जाति व्यवस्था के बाजू में लिखा है। जाति व्यवस्था का समर्थन सभी ग्रंथों में है। अब वेदों से लेकर मनुस्मृति हो या रामायण हो या महाभारत हो, सभी ग्रंथों में चातुर्वर्ण का समर्थन है। इसलिए उन्होंने बोला कि कोई हमारा संस्कृत में लिखे हुए जो ग्रंथ है वो हमारे ग्रंथ नहीं हो सकते, हम उसको डिस्कार्ड करते हैं। संस्कृत लैंग्वेज से बाकी सभी, संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा में जितने जाति प्रथा के लिए, जाति व्यवस्था के लिए समर्थन है, उतना समर्थन किसी दूसरी भाषा में नहीं है। तो इसलिए उन्होंने संस्कृत का विरोध किया। इसलिए उन्होंने हिंदी का भी विरोध इसलिए किया कि हिंदी का आक्रमण हम नहीं सहेंगे। हिंदी और जो हमारी द्रविड़ लैंग्वेज है, वो द्रविड़ लैंग्वेज, वो जो एक प्रकार का आक्रमण है हिंदी का, उत्तर भारत के लोगों का आक्रमण हम सहन नहीं करेंगे। इसलिए आज भी तमिलनाडु में हिंदी का विरोध होता है। हम ऐसे देखते हैं कि जो जो, जो भूमिका थी तमिलनाडु में, दूसरे हम जाति व्यवस्था के बारे में या भाषा के बारे में, संस्कृति के बारे में, ये मेरे ख्याल से जो प्रस्तापित कल्चर, प्रस्तापित व्यवस्था हमारे देश की, उसके खिलाफ थी। उन्होंने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो हमारा है, उसमें कुछ कलम ऐसे है कि जिसके कारण जाति व्यवस्था मजबूत हुई है, ऐसी उनकी मान्यता। एक कलम है कि स्टेट शैल नो राइट ओवर दी टेम्पल्स, धार्मिक ठिकानों पर सरकार का कुछ हक नहीं चलेगा, ऐसा जो कलम है, उसके खिलाफ उन्होंने बोला था कि ये तो जाति व्यवस्था मजबूत करने वाला कलम है, ब्राह्मणों का स्थान रखने वाला कलम है, इसलिए हमको उसका विरोध करते हैं। तो 1957 में पेरियार रामास्वामी ने ये जो संविधान का दहन किया था,
संविधान जलाया था और उसके साथ 4,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था 1957 में उसको संविधान जलाने के लिए। वैसा हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपनी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि जब तक इस देश में सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं आती तब तक इस संविधान का कुछ मतलब नहीं है, लोग इसको उखाड़ देंगे। तो ऐसी भूमिका के रामस्वामी की भी थी कि जाति व्यवस्था कारण, क्योंकि संविधान जो है वो पूरी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के मतानुसार नहीं था। जैसा दूसरा एक भाषा है कि संस्कृत भाषा को एक कलम दिया, संस्कृत भाषा को रिकॉग्निशन दिया गया, संस्कृत भाषा को महत्व दिया गया संविधान में, मगर वो उसको राष्ट्रभाषा करके अभी संविधान, ये जो हिंदू राष्ट्र वाले हैं वो बोलते हैं कि संस्कृत ये हिंदू राष्ट्र की राष्ट्रभाषा है और उसका स्थान संविधान में होना ये भी गलत है, ऐसा पेरे रामकृष्ण जी को लगता था और उन्होंने उसका भी विरोध किया है। कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश में करोड़ों की संख्या में आदिवासी, उनकी अलग अलग भाषा है, उनका कोई नामो निशान हमारे राज्य सरकारों में या किसमें दिखता नहीं है कि जो गोंडी भाषा है या कोई और तमिलनाडु की हो या इधर उड़ीसा में हो या छोटा नागपुर में हो, वो जो भाषाएं है उन भाषा का कुछ उसका कुछ उपयोग नहीं है, उसका कुछ दखल संविधान में नहीं है। मगर संस्कृत का कैसे, संस्कृत कोई प्रदेश की भाषा नहीं है, किसी प्रदेश की भाषा संस्कृत न होने के कारण भी उसका समावेश संविधान में कैसा होता है, ये भी बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये जो डिमांड है कि संस्कृत ये हिंदू राष्ट्र की भाषा है और संस्कृत भाषा ये ब्राह्मणों की भाषा, दूसरे बहुजनों को तो भाषा आती ही नहीं है, तो संस्कृत का उल्लेख होना इसका मतलब है कि ब्राह्मणों के फायदे के लिए उसका उल्लेख संविधान में है, ऐसी भी उनकी मान्यता थी और उसका भी विरोध उन्होंने किया था। संस्कृत का विरोध आज भी तमिलनाडु में होता है। तो तमिलनाडु में जो अभी जो मूवमेंट है, बाद में जो रैशनलिस्ट मूवमेंट है या समतावादी मूवमेंट है या अंधश्रद्धा के खिलाफ है, ये सारी मूवमेंट्स की जो जड़ है वो जड़ हमको दिखती है तमिलनाडु में जितनी है उतनी कहीं दिखती नहीं है। हम राजकीय परिवर्तन कर सकते हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश में राजकीय परिवर्तन हुआ, बीएसपी की कुछ सत्ता आ गई, मगर वहाँ सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। और इसलिए ये जो सामाजिक परिवर्तन है मूल परिवर्तन है, ये जब तक होता नहीं तब तक यहाँ का जो ब्राह्मण वर्चस्व है वो खत्म नहीं होता। और इसलिए राम हो या ब्राह्मण संस्कृति हो, ये इस सभी के खिलाफ जब तक हमारे देश में आंदोलन नहीं होता, ये कोई किसी का द्वेष नहीं, किसी का हम द्वेष नहीं करते, किसको ये नहीं करते, नीचा नहीं दिखाते, मगर हम समता चाहते हैं। ऐसे उनके मानवता समता ये मानवीय मूल्य है, जाति व्यवस्था ये मानवता के खिलाफ है। उन्होंने ये भी बताया कि जिन्होंने इस देश में धर्म बनाया वो लोग कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वेदों में जो भी लिखा है वो अनपढ़ लोगों की लिखान है, उसमें कोई विद्वत्ता नहीं है, मगर उन्होंने उसका जो महत्व सालों से सैकड़ों सालों से हमारे दिमाग पर बिठाया है, उसका महत्व झूठ होकर भी उसका महत्व इतना ज्यादा है कि लोग उसको मानते हैं कि वेद यानी बहुत बड़ा ज्ञान है उसमें, ऐसे लोग मानते हैं, मगर उसमें कुछ ज्ञान नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी रिडल्स हिंदुइज्म में लिखा है कि तो वेदांत में कुछ भी नहीं है, सुपरस्टिशन है, अंधश्रद्धा है, सब कुछ है, मगर ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं। क्योंकि ज्ञान होने के लिए वो उन लोगों के पास जिन्होंने वेद बनाए हैं, जिन्होंने मनुस्मृति बनाई है, वो केवल स्वार्थी लोग थे, जाति व्यवस्था के लिए थे जाति व्यवस्था होनी चाहिए, ब्राह्मण वर्चस्व होना चाहिए, उसी के लिए उन्होंने ग्रंथ लिखे। इसमें कोई बहुत बड़ी वैचारिकता या इंटेलिजेंस नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है, मगर वो उनका जो स्वार्थ है, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इनका जो धर्म है, इनका जो वो बोलते कि सनातन धर्म है हमारा, इटर्नल है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छी बात कही रिडल्स हिंदुइज्म में कि देयर रिलीजन इज नॉट इटर्नल, देयर ग्रीड इज इटर्नल। उनका स्वार्थ सनातन है, उनका धर्म सनातन नहीं। वो धर्म बदल सकते हैं, वो भगवान को बदल सकते हैं और उनके वेदों पुराण स्मृति इनको अदला बदल कर ऊपर नीचे कर सकते हैं, भगवान को ऊपर नीचे कर सकते हैं, मगर उनका स्वार्थ बरकरार रहे, इसलिए वो लोग काम करते। तो पेरियर रामस्वामी ने जो बड़ी सामाजिक क्रांति तमिलनाडु में की है,
वो अभी तक जिंदा है। मेरे ख्याल से पूरे देश में तमिलनाडु का जो उदाहरण है, पेरियर रामास्वामी का जो उदाहरण है, वो उससे प्रेरणा लेनी चाहिए लोगों ने। और पेरियर रामास्वामी की समता का आंदोलन जो गैर राजनीतिक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन है, सांस्कृतिक आंदोलन है, वो सांस्कृतिक आंदोलन बढ़ाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और यहाँ मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। लता जी, कुबेर सिंह। किती वेळ झाला? हाँ, तो ये बहुत नागेश जी ने एक पूरा एक समग्र पेरियार जी की एक जीवनी हमारे सामने रखी। आज तमिलनाडु के राजनीतिक आंदोलन ने बाकी सारे प्रदेशों के राजनीतिक आंदोलनों को एक प्रश्न चिन्ह किया है कि क्या आप सामाजिक समता की तरफ कब बढ़ेंगे। एक बहुत महत्व की बात जो भाषा का मुद्दा और संस्कृति का मुद्दा आता है, जब भी हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, नागेश जी खुद बहुजन संघर्ष के नेता है। जब मंडल की शुरुआत हुई तब नागेश जी ने बहुजन और उनके साथियों ने मिलकर नागपुर में बहुजन संघर्ष की स्थापना की और बहुजन संघर्ष समिति जो बनी उसका एक नियतकालिक निकलता है। और जैसे हमने बहुजन संवाद को आज कंटिन्यूअस रखा है और 107 दिन, ये 30 सालों से एक भी बार ऐसे नहीं हुआ है कि प्रसिद्ध नहीं हुआ। बिल्कुल कम संसाधन रहे हाथों में, लेकिन इसके बावजूद भी ये पत्रिका लगातार निकलती रही। इसके जो भी सदस्य हैं उनके पास पहुंचती रही। सदस्य नहीं हुए, वर्गणीदार नहीं हुए, तो भी नागेश जी और उनकी पत्नी पुष्पा जी और उनकी बेटी चेतना, इन सब ने मिलके और बाकी सारा बहुजन संघर्ष का परिवार, इन्होंने तय किया कि ये पत्रिका निकलनी ही चाहिए। तो 30 सालों से लगातार ये पत्रिका निकल रही है, जब से मंडल आयोग का दिन हम मानते हैं तब से लेकर। तो ये एक बहुत बधाई के लिए। और फिर हम समझ सकते हैं कि बहुजन संघर्ष ने जिस तरीके से बहुजन नायकों के बारे में बात की है, नायिकाओं के बारे में बात की है, वो सारी चीजें हमें मिलती है। अब उन्होंने एक भाषा का संघर्ष भी तैयार किया। उन्होंने कहा कि लोगों की जो भाषा है वो लोगों की भाषा आनी चाहिए और प्रादेशिक भाषा का भी इसमें इस्तेमाल होना चाहिए। तो जब बात की तो मुझे एक किस्सा याद आता है कि जब नाटक आते थे, जैसे भास का नाटक है और अश्वघोष ने भी लिखे हुए नाटक है, तो हम जो संस्कृत नाटकों में देखते हैं तो उस नाटकों के जो पात्र है, राजा का पात्र हो, ब्राह्मणों का पात्र हो, तो उनके संवाद संस्कृत में है। लेकिन जो शूद्रक का पात्र है या फिर जितने दास या शूद्रों के पात्र है, उनकी भाषा में प्राकृत है, पाली है या अर्धमागधी है। यानी देखिए कि उसमें इस तरीके का भेद करके इन्होंने दिखा दिया है कि संस्कृत कौन बोल सकता है, ब्राह्मण बोल सकता है या तो क्षत्रिय थोड़ा सा बोल सकता है, बाकी अन्य लोग जितने हैं, उत्पादक लोग हो, जो लोग सेवा देने वाले लोग हैं, वो संस्कृत नहीं बोल सकते हैं। तो नागेश जी ने जो मुद्दा रखा है कि पेरियार जी ने बहुत सोच विचार करके इसकी एक बहुत बड़ी पैरवी की है। आज हमारे साथ हालांकि तमिलनाडु से गीता जुड़ने वाली थी, लेकिन उनका मैसेज आया है कि उनके यहाँ बिजली गई है और वो फिर भी कोशिश करेगी। आज मैं बता दूं आपको कि गीता जुड़ने के बावजूद भी मैं उनका जो भाषण है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था फॉरवर्ड प्रेस में पेरियार जी को लेकर, उन्होंने वो भेजा है, उसको ही मैं आपको सुनाने वाली हूँ। हालांकि मेरे प्रबंध के दौरान मैंने पेरियार जी के बारे में पढ़ा, लेकिन पेरियार जी के बारे में सबसे ज्यादा अगर मैंने पढ़ा होगा तो वो गीता और राजदुराई की किताब से। इनकी किताब का नाम है नॉन ब्राह्मण मिलेनियम, और एक पूरे सहस्त्रक में किस तरीके से नॉन ब्राह्मण मूवमेंट खड़ी रही उसका एक पूरा एक ब्यौरा इन्होंने अपनी किताब में दिया है, और उसका एक कंट्रीब्यूशन गीता के नाम पे जाता है। और इसलिए आज मैंने सोचा था कि अगर हमारे साथ गीता जी जुड़ती है तो बहुत अच्छा होगा। मैं उनके बारे में भी बता दूं, जैसे नागेश जी के बारे में बताया है कि गीता एक सामाजिक इतिहासकार और सामाजिक कार्यकर्ता और अनुवादक रही हैं। उन्होंने तमिल और अंग्रेजी में आधुनिक तमिल इतिहास, जाति, लैंगिक विषय, शिक्षा और मानव अधिकार को लेकर विस्तार पूर्वक कार्य किया है।
और फॉरवर्ड प्रेस में जो उनका ये जो लेख आया है उसके कुछ अंश मैं आपको यहाँ सुनाने वाली हूँ। और टूवर्ड्स अ नॉन ब्राह्मण मिलेनियम फ्रॉम अयोथिथास टू पेरियार, ये जो उनकी किताब है वो आप सब ने जरूर पढ़नी चाहिए। मैं तो विगीता को कहूंगी कि ये हिंदी और मराठी और अन्य भाषाओं में, प्रादेशिक भाषाओं में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जब अंग्रेजी में पढ़ रही थी तो मैं जेफरे लॉर्ड, क्रिस्तोफी जेफरे लॉर्ड की किताब के जैसे ही कुछ किताबों से प्रभावित हुई, और उसमें भी गीता और राजदुराई की किताब है कि जो हम सब ने पढ़नी चाहिए, जिसमें हमें एक पूरा इतिहास, इस देश में बहुजनों का इतिहास मिलता है, हम लोगों को एक राष्ट्रवाद का इतिहास मिलता है। तो आइए मैं आपको विगीता ने लिखे हुए फॉरवर्ड प्रेस में जो आर्टिकल है उसके बारे में, उसके कुछ अंश आपको सुनाती हूँ। ये बात भी है कि पेरियार को लेकर जब हम बात करना शुरू करते हैं तो पेरियार के कुछ कोटेशंस बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा था कि हम लोगों को बुद्धिवाद को किस तरीके से देखना चाहिए और पाखंड को हम लोगों ने पूरे के पूरे खत्म करना चाहिए। तो ये पाखंड क्या है और बुद्धिवाद क्या है, इसकी परिभाषा भी वो करते हैं। और वो कहते हैं कि यद्यपि पूरी तरह जाति को खत्म करने को मैं समर्पित था, लेकिन जहां तक इस देश का संबंध है उसका एकमात्र निहितार्थ है कि ईश्वर, धर्मशास्त्र तथा ब्राह्मणवाद के खत्मे के लिए मैं आंदोलन करूं। जाति का समूल नाश यानी एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट तभी संभव है जब इन चारों का नाश हो, ईश्वर का, धर्म का, शास्त्र का और ब्राह्मणवाद का। ये क्योंकि जाति की इमारत इन चारों पर टिकी है। केवल इंसानों को गुलाम और मूर्ख बनाने के बाद ही जाति को समाज पर थोपा जा सकता था। ज्ञान और स्वाधीनता के प्रति जागरूकता पैदा किए बिना जाति कोई भी खत्म नहीं कर सकते हैं, और धर्मशास्त्र ब्राह्मण लोगों की और ईश्वर, धर्मशास्त्र और ब्राह्मण लोगों में गुलामी और अज्ञानता की वृद्धि के लिए ये बनाए गए हैं। वे जाति व्यवस्था को मजबूत करते हैं। पेरियार के 93वें जन्म दिवस पर जो प्रकाशित हुई थी स्मारिका 17 सितंबर 1971 में, उसमें ये लिखा गया है। विगीता जी ने खास तौर पे लिंग भाव को लेकर भी पेरियार के विचारों के बारे में लिखाई है। तो और भाषा को लेकर, जैसे कि भाषा तथा पूर्व निर्धारित अवधारणाओं के माध्यम से स्त्री के अधीन होने को या स्त्री के गुलाम होने को न्याय संगत ठहराया जाता है। उनकी योनि शुचिता को लेकर अनिवार्य घोषित कर दिया जाता है। जो स्त्रियां दाम्पत्य संबंध अपने मन से या अपनी इच्छा से नहीं करती है या उनके मनोभाव को वो दबा कर रखती है, वो अपने दैहिक सुख के अधिकार से वंचित रहती है। ये सारा धर्मशास्त्रों के तहत गौरवान्वित किया गया है, और उसको लेकर हमको देखना चाहिए कि स्त्री और पुरुषों के बीच में किस तरीके का फर्क किया गया है। संक्षेप में पेरियार ने मानव मस्तिष्क के बहुत सारे जटिल और विवेक सम्मत गतिविधियों, चिंतन धाराओं और पसंद जो है निर्धारण व्यक्ति और राज्य, सामाजिक और धार्मिक और जीवन के सभी पक्षों को ध्यान में रखकर उन्होंने एक बहुत बड़ा चिंतन किया था, और वो चिंतन उन्होंने अपने सामाजिक कृति कार्यक्रमों में और वैचारिक कार्यक्रमों में भी दिखाया था। हम आते हैं कि पेरियार द्वारा जो धर्म की आलोचना है विशेष रूप से, जिसके बारे में नागेश जी ने बहुत ही विस्तार से रूप रखा ही, लेकिन ये हिंदू धर्म की आलोचना उनके नास्तिक होने तक सीमित कर दी जाती है, जबकि इसके व्यापक संदर्भ भी है। पहले पेरियार का निष्कर्ष ये था कि धर्म जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन को न्यायोचित ठहराता है, साथ ही वह जाति आधारित भेदभाव को भी सांस्थानिक वैधता प्रदान करता है। इस मामले में सभी शास्त्र, इतिहास, पुराण आदि पूर्णतः स्पष्ट है। उनका कहना था कि इन ग्रंथों को शूद्रों और पंचमों के जीवन को नियंत्रित करने के लिए नहीं केवल रचा है, तो शूद्रों और पंचमों को उनकी तुच्छता का बोध कराने, उनको बिल्कुल तय करना कि उनकी डिग्निटी को नकारने के लिए, और उनको ये स्वीकार करने के लिए कि वो खुद गुलाम ही है, वो जन्म ही गुलामी के लिए है। इस तरीके से पूरी बातों के लिए रखा गया है। दूसरा, उन्होंने पाया था कि हिंदू धर्म के सिवाय ब्राह्मण के किसी और को पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं देना।
महिलाओं को पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं देना, और बाकी लोग शिल्पकला तो सीख सकते हैं, व्यापार में पारंगत हो सकते हैं, परंतु वे शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते। यही कारण है कि उन्हें ईश्वर तथा धार्मिक कार्यकलाप को लेकर सवाल करने की अनुमति भी नहीं दी गई थी। वस्तुतः उन्हें मुक्त चिंतन और आसपास की दुनिया को जानने समझने के अधिकार से ही वंचित कर दिया था। तीसरा, हिंदू आस्था ये ब्राह्मण के योगदान, उसके कार्यक्षेत्र को अपरिमित मान लेती है, न केवल पुजारी के रूप में उसकी क्षमता को, लेकिन धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के रूप में भी, जैसा कि अपने लिए उन्होंने चुना है, मान्य ठहरा देती है। ब्राह्मणों के इस दावे पर भी वो मौलिक चिंतक और समाज के मार्गदर्शक होने का जो दावा करते हैं, सब लोग स्वीकार कर लेते हैं कि ब्राह्मण ही हमको मार्गदर्शन कर सकते हैं, और ये राष्ट्रवाद के लिए ब्राह्मण के समर्थन को रेखांकित करता है। आज हम लोग जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो जब हिंदू यानी जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया जाता है, तब जिस तरीके से मोहन भागवत संस्कृत श्लोक को पढ़ते हैं, तो वो देखिए पेरियार यहाँ कहते हैं 14 अप्रैल 1929 में अनिमुथु ने कहा था, और उसको लेकर हम पेरियार ने जिस तरीके की आलोचना की है, उसको अगर देखते हैं तो उन्होंने उस समय कही हुई बात आज भी सच है कि ब्राह्मण राष्ट्रवाद के लिए खुद को मार्गदर्शक करके रेखांकित करते हैं, और नौकरशाह तथा शिक्षाविद के रूप में भी वो ब्राह्मण स्त्री पुरुष चुनना चाहते हैं, लेकिन बहुजन स्त्री जैसे कि सावित्रीबाई फुले हो, ताराबाई शिंदे हो, मुक्ता साळवे हो, जो कि हमको दिखता है कि पहले फातिमा शेख है, इन्होंने पहले अगुवाई की, उन्होंने हमको पढ़ाने की कोशिश की, या मुस्लिम जो महिलाएं थी, अभी खुद रजिया सुल्तान को देखिए, रानी चांद बीबी को देखिए, रानी चांद बीबी खुद आर्किटेक्ट थी, और वो एक इस तरीके की एक बहुत अलौकिक विद्वान थी, लेकिन इन सारे लोगों का इतिहास नकार कर फिर से हमें चिन्हित कर दिया जाता है कि केवल आपको कौन पढ़ाएगी, तो आनंदीबाई जोशी और रखमाबाई के बीच युद्ध लगाया जाता है। आनंदीबाई जोशी प्रैक्टिस नहीं कर सकी, और आनंदीबाई जोशी को ही पूरे इतिहास में प्रथम डॉक्टर का ओहदा प्रदान किया जाता है, जबकि उन्हीं के उम्र की डॉक्टर रखमाबाई है, और हालांकि डॉक्टर रखमाबाई ने पहली केस लड़ी अपने पति के खिलाफ, क्योंकि उनकी शादी बचपन में ही हुई थी, जैसे कि आनंदीबाई की भी हुई थी। आनंदीबाई जब अमेरिका गई, तब गोपाल जोशी पुणे में थे, और वो पुणे में से उनको कंट्रोल करते थे कि आपको उतनी ठंडी में भी साड़ी पहनना चाहिए। तो आप देखिए कि आनंदीबाई जोशी को जो टीबी हुआ, क्षय हुआ, वो इस तरीके से एक रिमोट कंट्रोल जो उनके हाथ में पावर था पति का, तो पतिव्रता होने यानी डॉक्टर बनने से भी ज्यादा उनका पूरा बैकअप द माइंड, उनकी पूरी मानसिकता ये थी कि मैं मेरे पति की अवज्ञा नहीं करूं, नहीं तो मैं भारत में वापस जाऊंगी तो कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, एक असामान्य प्रतिभा वाली ब्राह्मण महिला डॉक्टर होने के बाद भी क्षय होने का यानी टीबी होने के कारण मर जाती है और प्रैक्टिस नहीं कर पाती है। वहीं बहुजन महिला जो डॉक्टर रखमाबाई है, उन्हीं के समय अपने पति को कहती है कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, इसलिए कि ये जो विवाह हुआ था वो मेरे स्वीकृति से नहीं हुआ था। तो पहली केस है पूरे भारत में कि जो उसको ललकारती है, और एक पहला कि बिना मर्जी से विवाह, और फिर जो सर्वसम्मति वाला कानून आया, उसको लेकर भी रखमाबाई ये सबसे पहली महिला ठहरती है बहुजनों में कि जिन्होंने इस तरीके से कानून को ललकारते हुए खुद वो डॉक्टर भी बनी, और लगातार उन्होंने प्रैक्टिस भी की, और उनके पिता ने, और पिता उनके सौतेले पिता थे, उन्होंने उनको उसमें अगुवाई की। तो पेरियार ने अगर इस तरीके से फुले, पेरियार, शाहू अंबेडकर जी, इन्होंने अगर उतना बल नहीं दिया होता, तो रखमाबाई जैसी बहुजन महिलाएं भी तैयार नहीं होती। तो ये देखने जैसी है कि ये आलोचना हमको कहाँ तक लेके जाती है। तो इस संदर्भ में भी पेरियार द्वारा की हुई धर्म की आलोचना हमको देखनी चाहिए। ये केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, ऐसे भी गीता जी कहती है। वो कहते हैं जब उनका ध्यान इस्लाम के वैश्विक भाईचारे के आदर्श की ओर दिलाया गया, और कहा गया कि उन हिंदुओं जो धर्मांतरित होने की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए तो ये बेहतर विकल्प है, तब उन्होंने इस्लाम में स्त्रियों की दुर्दशा की तरफ भी ध्यान दिलाया और उसकी आलोचना की।
उन्होंने कहा कि इस्लाम और उसमें व्याप्त लैंगिक भेदभाव पर जीवंत बहस और आत्मसम्मान आंदोलन की पत्रिकाएं ये नियमित रूप से वो प्रकाशित करते रहे और बिना झिझक बेबाक होकर जो आदमी इस विश्व में जिया, भारत में, जो कि एक मिसाल है। हम लोग कहते हैं कि हम कैसे जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारा कभी भी दाभोलकर, कलबुर्गी, पानसरे या गौरी लंकेश हो सकते हैं, लेकिन पेरियार ने इस तरीके का द्रविड़ मुन्नेत्र कड़घम को लेकर जयललिता जैसे ब्राह्मण जाति में जन्म हुए लोगों को भी, करुणानिधि को भी अपने बलबूते पर जाति के मुद्दे पर, आरक्षण से लेकर जाति के मुद्दे पर लोगों के साथ रहने की भूमिका और 69% आरक्षण ओबीसी दलित सब तबके को देने की बात और स्त्रियों को देने की बात कि ये इतना बड़ा प्रभाव वो राजनीति पे डाल सके, तो हमारे यहाँ इस तरीके से क्यों नहीं बात हुई? ये सारे राज्यों ने सोचने जैसी बात है। और जब आज हमारी लड़ाई यूपी में चल रही है कि जबकि योगी आदित्यनाथ ने 180 जो सारी योजना, महिला समाज की योजनाओं को लेकर जहां जहां काम चल रहे थे वो सारी योजनाएं भी हटा दी और शुद्राति शुद्रों के लिए के आरक्षण भी हटा दिए, तो ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो क्या हम लोगों को पेरियार की ये द्रविड़ मुन्नेत्र कड़घम वाली जो नीति है, रणनीति, वो हमें मदद करेगी कि नहीं, ये देखने जैसी बात है। पेरियार अंबेडकर के जैसे ही बौद्ध धर्म के पक्ष में थे, वे इतिहास में उसके क्रांतिकारी योगदान को स्वीकारते थे, लेकिन किसी व्यक्ति के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का क्या उद्देश्य हो सकता है, इसको लेकर वे निश्चित नहीं थे। इस प्रकार उन्हें बोध था कि उन जैसे व्यक्ति के लिए धर्मांतरण को तैयार होना बुद्धिमानी भरा काम होगा, तब धर्मांतर नहीं करना चाहिए जबकि आपके बुद्धि को, आपके रैशनल को आपको समझ नहीं आएगी। तो ये जो नागेश भाई ने भी जो बात की है स्वाभिमान आंदोलन वाली, उसके तरफ हम आते हैं कि विभिन्न विचार प्रणालियों तथा उनके अनुशीलन के विरुद्ध में तो वो नहीं है, लेकिन मनुष्यता को जो नैतिकता की राह दिखाती है उस तरीके के धर्म को हमको स्वीकारना चाहिए, और वो नैतिकता हिंदू धर्म देने में बिल्कुल विफल सिद्ध हुआ है। सार्वभौमिक नैतिकता यानी समधर्म जो सर्वसाधारण के लिए न्याय और समानता का पर्याय है, और अपितु मनुधर्म जो था वो जन्म आधारित दंड विधान और विशेषाधिकारों का समर्थन करता है। इसलिए 1945 के दौरान कानपुर में ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास हिंदूज की सभा में भाषण देते हुए पेरियार कहते हैं कि हिंदुओं से उनकी आस्था की सीमाओं तथा उसमें अंतर्निहित अन्याय को समझने की अपील करते हुए उसे मुक्त हो जाने का आग्रह किया था। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक पहचान से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, यह बहुत आसान है क्योंकि उसका जन्म ही उसमें हुआ था। तो जन्म को लेकर, जन्म से ही हमारे पास जाति और धर्म आ जाता है और उसके आधार पर हमारी सारी चीजें तय होती है। उसको लेकर पेरियार ने बहुत आवाज उठाई और कोई भी व्यक्ति विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत और संबंधित आस्थाओं के दावे पर परीक्षण करके ही इच्छानुरूप चयन कर सकती है या सकता है, ऐसा उनका कहना था। पेरियार के लिए यह समस्या नहीं थी कि हिंदुत्व पुरातन, प्रति अतिरेकी वगैरह आस्थाओं के अंबार या आडंबरों से भरपूर है। उनका कहना था कि आधुनिक युग में हिंदुत्व ने चतुराई पूर्वक राष्ट्रवाद का नया चेहरा लिया है। ये नया पूरा कलेवर है, ये पूरा कफन है पहना हुआ। तो पेरियार का जो हमने गांधी अम्बेडकर संवाद में भी राष्ट्रवाद को लेकर बात रखी थी, तब अंबेडकर जी और गांधी जी के साथ राष्ट्रवाद को अगर जोड़ना है तो पेरियार की इस राष्ट्रवाद की व्याख्या हमको एक नए तरीके से विचार करने के लिए हमको बहुत प्रेरणा देती है। पेरियार का कहना था कि राष्ट्रवाद का दबदबा उसका बढ़ चढ़कर प्रचार और आस्था की भाषा को नई जमीन देता था, जो काफी खतरनाक है। हिंदुत्व के नाम पर और राष्ट्र के नाम पर जो जादुई आभामंडल तैयार किया जाता था तथा राष्ट्रवाद पर इतने तीव्र और हम गर्व से कहो वाले जो मुद्दे किए जाते हैं, उसकी आलोचना
असंभव हो जाती है, क्योंकि उसको इस तरीके से दमनकारी रूप से वो प्रस्तुत किया जाता है कि उसके कारण पुराने उत्पीड़ित सामाजिक रीति रिवाज, जाति, लैंगिक और वर्गीय भेदभाव से मुक्ति तो नहीं मिलती, लेकिन उसकी फिर से एक बार बहुत जोर से इस तरीके का राष्ट्रवाद उन सारे मूल्यों को लाता है जो बहुत विषमतापूर्ण है। तो ऐसे समझौतावादी राष्ट्रवाद के विरुद्ध अपने आजीवन संघर्षों के दौरान पेरियार लगातार आलोचना करते रहे। पहली सीमित राष्ट्रवादी एजेंडा के विरुद्ध, दूसरा हिंदू धर्म के विरुद्ध, और पहली धारा जो समापन स्वयंभू द्रविड़ राष्ट्र की मांग उन्होंने रखी। तो द्रविड़ राष्ट्र की मांग रखते हुए उन्होंने कहा कि गैर ब्राह्मणों को सदस्य बनाना पड़ेगा और उनको आमंत्रित करना पड़ेगा। ब्राह्मण जाति में आपका जन्म हुआ भी हो तो आपको मन में गिल्ट लगना चाहिए और स्वाभिमान के स्वाभिमान के मूवमेंट में ब्राह्मण बनिया भी जुड़ेंगे, लेकिन सत्ता केंद्र और ध्यानाकर्षित करने के लिए और उसकी सत्ता केंद्र में जो रहेंगे वो शूद्राति शूद्र और स्त्रियां रहेगी, इस तरीके की बात वो करते थे। आलोचना की दूसरी लाइन ये भी है कि द्रविड़ कार्यकर्ताओं ने क्या करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा कि हिंदू विश्वास का उन्होंने विरोध करना चाहिए जो मनुष्यता को हीन करते हैं और अल्पसंख्यक सवर्णों को जन्माधारित शक्ति प्रदान करते हैं, अधिकारों को वैध ठहराते हैं, उनको आर्य ठहराते हैं, उनको सनातन ठहराते हैं। उस तरीके की जो ब्राह्मणवाद वाली शक्ति है, फिर वो ब्राह्मणों में जन्म हुए जो प्रगतिशील लोग हैं उन्होंने भी इस तरीके के जो शक्तिशाली हिंदुत्ववादी लोग हैं वो सांस्कृतिक वर्चस्व के खिलाफ एक दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है, ऐसा भी पेरियार का कहना था। पेरियार सामाजिक सक्रियता पर जोर देने का आशय केवल ये नहीं था कि राजनीति के विरोधी थे, उन्होंने आजीवन सामाजिक न्याय को लक्ष्य मानकर काम करने वाली सरकारों का वो समर्थन बने रहे। पेरियार राजनीति के विरोधक नहीं थे और ऐसी राजनीति का समर्थन करते थे जो सामाजिक न्याय को अपना लक्ष्य और उद्दिष्ट मानती हो। उन्होंने के कामराज की कांग्रेस सरकार का समर्थन किया था, क्योंकि वे महसूस करते थे कि कामराज सरकार ने अपेक्षित त्वरित आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के साथ साथ आरक्षण को भी महत्व दिया है। पेरियार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा उसकी राजनीति के आजीवन विरोध में रहे, बावजूद इसके कि वे नेहरू की समाजवादी राजनीति में बहुत सारी संभावनाएं देखते थे। उन्हें लगता था कि इससे गैर ब्राह्मण और दलित लाभान्वित हो सकते हैं। तो राज्य सत्ता और सामाजिक न्याय के लक्ष्य की तरफ निरंतर अग्रसर न हो तो किस तरह आसानी से हम वर्चस्वकारी शक्तियों की तरफदारी हम करने लगते हैं। इसको लेकर 1960 के दशक से ही कड़गम, जिसके मुखिया उन दिनों पेरियार थे, उन्होंने मांग की थी दलितों को स्थानीय निकायों पर, विशेष रूप से पुलिस थाना, राजस्व विभाग में अनिवार्यतः भर्ती किया जाना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र स्थानीय जाति और राजनीतिक शक्ति को प्रमुख केंद्र बने हैं। इसलिए दलितों को गांव के बीच में ब्राह्मण या सवर्णों के पड़ोस से में जिनसे उन्हें दूर रखा गया था, गांव के बाहर रखा गया था, उन्हें घर बनाने के लिए जमीन दी जानी चाहिए। फिर भी पेरियार के लिए राजनीति केवल अवान्तर कथा के जैसे समान थी। मूल कहानी जाति और धर्म पर केंद्रित थी और इन दोनों की उन्होंने स्थायी और लगातार आलोचना भी की थी। हम देखते हैं कि पेरियार, जहां तक ज्ञान और ज्ञानार्जन का संबंध है, ब्राह्मणों के विशेषाधिकार में शामिल थे। जो ब्राह्मण जो विशेषित अधिकार में शामिल थे और शास्त्रों और पुराण और श्रुतियों के पठन पाठन सहित उनको एक एकाधिकार दिया गया था। वो जब हम स्वाभिमान की लड़ाई देखते हैं तब उन्होंने कहा था कि इसको पहले ये ईर्ष्यापूर्ण एकाधिकार को पूरा बदलना चाहिए। आधुनिक युग में चीजें बदल चुकी है, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और बहुत कम लोग हैं जो धर्म और धार्मिक रीति रिवाजों को लेकर प्रश्न उठाने का साहस जुटा पाते हैं। आज बहुत जरूरी है पेरियार को समझना, जबकि हिंदू धर्मांधतावाद बढ़ चुका है और हम संविधान लेकर बाहर निकले हैं, हम बहुजन समाज में बातें करते हैं, तो पेरियार ने जो लिखा था वो हमें बहुत ध्यान में रखना है कि हिंदू विश्वास जाति भेद को जिंदा रखने, असमानता को स्वीकार्य बनाने में
सहायक है, सुनिश्चित करता है, जातीय विधान और धार्मिक संरचना के विरुद्ध अगर आवाज उठाने वालों को वो दंडित करता है और छुआछूत को कायम रखता है और उसकी उपस्थिति को न्याय संकेत ठहराता है। इसलिए इस पूरे तंत्र को असफल बनाने के लिए हमारे सामने चुनौती है और उस चुनौती को लेकर हमने काम करना चाहिए। और ज्ञान और योग्यता के ब्राह्मणवादी दावे को अक्सर पेरियार तर्क की दावेदारी करते हैं और उनके अनुसार सभी मानवीय प्राणी बौद्धिक चिंतन के सारे सक्षम हैं, कोई भी उसमें अक्षम नहीं। किसी भी जाति में, धर्म में, या कोई विकलांग हो या कोई स्त्री हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो या सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके के इसमें उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया है पेरियार ने उस समय, और अपने क्रांतिकारी विचारों को तर्कसंगत तरीके से हमारे सामने पेश किया है। और विशिष्ट वर्ग अपनी सुख समृद्धि और संपन्नता को न्याय संगत अगर मानता है, क्योंकि पवित्र धर्मशास्त्रों की व्यवस्था ये कहती है, तो शूद्र को संपत्ति अर्जित करने का कोई अधिकार नहीं। यदि किसी शूद्र के पास संपत्ति है तो ब्राह्मणों को पूरा अधिकार है कि वे बलपूर्वक छीन लेते हैं। पेरियार ने संकेत किया था कि इस तरीके के सुविधाजनक विचार आधुनिक काल में भी महत्वपूर्ण और कारगर चले हैं। गांधी ने वर्णाश्रम धर्म को चतुराई पूर्वक नए सिरे से स्थापित किया था, ऐसे उनका कहना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गांव के गरीब आदमी को मुंबई के बनिए जितना धन जमा करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बजाय इसके वह श्रद्धापूर्वक काम करेगा, गाय चराएगा, जूते गांठेगा। इस तरीके की समाज व्यवस्था कैसे चलेगी? और खास तौर पे श्रुतियां, रीति रिवाज और परंपराओं तथा राजाओं की दमनकारी ताकत के भरोसे ये सारा लागू किया जाता है। इसलिए ब्राह्मणों के समर्थन पर ये वर्ग हजारों वर्षों से अपनी अधिसत्ता को भोगते आया है। और श्रमिकों को अगर मजदूर वेतन श्रमिक के बजाय जातीय श्रमिक वो बना के रखना चाहते हैं, जाति के संदर्भ में सर्वहारा चेतना का निर्माण, जाति व्यवस्था और धार्मिक अनुराग जो उसे संरक्षित करते हैं, उसको चुने तो बगैर ये संभव नहीं है। तो ये देखते हैं कि क्या मार्क्स इस देश के ब्राह्मणों द्वारा थोपी गई प्रभुसत्ता से परिचित था, तो उसके बारे में भी पेरियार का कहना यह है कि जाति आधारित श्रम की समाप्ति हो, ताकि हम श्रमिक के बारे में, जीवन के बारे में नए सपने देख सके। यहाँ तक जातीय विभाजन को पेशागत विभाजन में बदल दिया गया है, तब भी इस तरह के विभाजन को क्यों होना चाहिए? मैं जानना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति सुबह को बढ़ई और दोपहर को व्यापारी और रात को अध्यापक नहीं हो सकता, तो इसके साथ साथ क्यों ऐसे समय पे जब किसी व्यक्ति का दमन हो रहा है, दूसरे इंसान के मदद के लिए आगे नहीं आ सकता है? पेरियार ने स्त्री पुरुष समता को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें भी रखी है, जैसे कि दलित एवं पिछड़े वर्ग के बारे में उन्होंने रखा। पेरियार के स्त्री पुरुष दोनों को बराबर दर्जा देने के प्रस्ताव को हर समय समान रूप से बाकी लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। जो ओबीसी और दलित वर्ग में काम करते हैं उन्होंने भी, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि स्त्री पुरुष में भी बहुतायत है, जो आपसी सम्मान, समानता और साझा राजनीतिक विश्वासों के आधार पर अलग तरह के पारिवारिक और अंतरंग जीवन जीने के लिए संकल्परत है। हम लोगों को यदि वर्ण व्यवस्था और पूरी जाति व्यवस्था और लिंग भाव के आधारित पे पूरे भेदभाव व्यवस्था को अगर खत्म करना है, तो आज हमें आत्मसम्मान की सैद्धांतिकी का खूब प्रचार प्रसार करना चाहिए। और ये जो तिलक वाली स्वराज की राजनीति है वो धर्मांडंबर और धर्मादेश वाली है। तो पेरियार के नेतृत्व में आत्मसम्मान आंदोलन की जमीन तैयार हुई। इसके सदस्य स्त्री पुरुष दोनों भी नए मानवादर्श, रूपांतरित मानव संबंधों पर बातचीत करने लगे थे। निजी और घरेलू संबंधों को लेकर भी उन्होंने बहुत उदारता पूर्वक ढंग से पुनर्विचार की मांगे की है। फॉरवर्ड प्रेस में आए हुए वी गीता के इस आलेख में और वी गीता और राजदुराई जी ने लिखे हुए किताब में से बहुत सारे संदर्भ आप लोगों को मिल सकते हैं। वी गीता जी यहाँ जुड़ नहीं पाई है, लेकिन मैं कहती हूँ कि शायद आप लोगों के पास मेरा आवाज बीच बीच में नहीं पहुंच
पहुंचा हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ, लेकिन मैंने आवाज तो पूरी तरीके से रखा है। अगर कहीं भी आपको थोड़ी दिक्कत महसूस हो तो अभी मैं उसके लिए कुछ कर सकती नहीं, क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो आइए यहाँ मैं बात खत्म करना चाहती हूँ। मेरे साथ जबर सिंह जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुनीलम जी जुड़े हुए हैं। तो जबर